नमस्कार, कैसे हैं? जिन लोगों को समीक्षा अधिकारी 2023 का पेपर देना है, री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 2025 में ये होने जा रहा है, काफ़ी लेट होने जा रहा है। तो ये परीक्षा जिन लोगों को देनी है उन लोगों के लिए कुछ बातें समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर कैसा आता है और कहाँ से आता है, और ये हमको पता चलता है पुराने पेपर्स को देख के। 22 दिसंबर को जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ 2024 में, तो इस पेपर को देख के आप लोगों को लगा होगा कि आयोग ने अपने स्तर को काफ़ी उत्कृष्ट किया है। पेपर पूछने का जो उनका ढंग है वो परिवर्तित नज़र आया होगा आपको। समीक्षा अधिकारी 2023 के पेपर में भी ये परिवर्तन 11 फरवरी को दृष्टिगोचर हुआ था, और वहीं से इस बात का अंदेशा था कि भविष्य के जो पेपर होंगे उन पेपर में, उन प्रश्न पत्रों में आयोग काफ़ी कुछ परिवर्तन करने वाला है। तो अभी हम करने जा रहे हैं 2023 का जो आरओ का पेपर है, इस पेपर की ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इस ट्रेंड एनालिसिस से हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट या कहाँ से पूछा जा रहा है, और इसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। और यहीं से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा सोर्स क्या होना चाहिए जो हम पढ़ें, स्रोत क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो 2023 का जो आरओ का पेपर है उसकी ट्रेंड एनालिसिस चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से ये पेपर जो है पूछा गया था। सब्जेक्ट वाइज इसको हम देखेंगे, काफ़ी कुछ आपके सामने इसका परिदृश्य क्लियर हो जाएगा, परिदृश्य सामने आ जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से 6, मेडुअल हिस्ट्री से 4 और मॉडर्न से 10, यानी कि टोटल 20 सवाल यहाँ से पूछे गए हिस्ट्री से। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 15, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6, यानी कि 21 सवाल ये ज्योग्राफी से पूछे गए। फिजिक्स से 12, केमिस्ट्री से एक भी नहीं, बायोलॉजी से 3, 15 क्वेश्चंस ये आपके साइंस से पूछे गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन इकोनॉमी से 7 क्वेश्चन, इकोलॉजी से केवल 1 क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन, पॉपुलेशन एंड सेंसस से 2 क्वेश्चन। एक समय था जब आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस एग्जाम में सेंसस से 10-10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। और इस बात का कुछ निहितार्थ है जिसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा मैं। यूपी स्पेशल से 9 क्वेश्चन, यूपी स्कीम से 1 क्वेश्चन, और यही स्कीम जब पीसीएस में पहुंची तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। हालांकि वो बहुत कम प्रश्न थे उसमें जिनको किया जा सकता था, जिनको हाथ लगाना था, नहीं तो सारे के सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए कि बस हवा में थे। कुछ प्रश्न थे जिसमें ट्रिक काम की। इंस्टीट्यूशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ये इंस्टीट्यूशंस आपके जीके के भी पार्ट होते हैं, कभी पॉलिटिकल होते हैं, कभी साइंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मैथमेटिक्स से 6 और रीजनिंग से 7, यानी कि रीजनिंग और मैथ से 13 क्वेश्चन। करंट अफेयर से 22 ये, बजट से 1 ये, और करंट अफेयर से यूपी का 1 ये, यानी कि 24 क्वेश्चन ये करंट अफेयर से पूछे गए। और नियर अबाउट 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिसलेनियस थे, जिनको किसी एक विषय विशेष में रखना, संदर्भित करना कि ये इस विषय का है, मुश्किल होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। तो मिसलेनियस में 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 12 क्वेश्चन ऐसे थे। इनको आप टोटल करेंगे तो आपको 140 क्वेश्चन मिल गए। ये बात सारे लोगों ने समझी है, पहले भी देखी है, कोई ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए यूपी स्पेशल के यहाँ पे तो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपी स्पेशल पढ़ना भी बड़ा आसान है, लेकिन यही पीसीएस जब आप देख रहे हैं तो पीसीएस में यूपी स्पेशल का 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय ये सेगमेंट या विषय नहीं है जिसको तैयार करके आप कहें कि अरे हम इतने क्वेश्चन यहाँ से कर देंगे। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम में अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ती है
तो उन प्रश्नों के बढ़ने से मुश्किलें आती हैं। मैथ रीजनिंग में 13-15 ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर एक ऐसा सेशन है, इस सेक्शन में आप ये मान के चलिए कि 25 सवाल के आसपास रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर का जो स्तर इस बार का रहा है उस स्तर को देखते हुए ये दावे नहीं किए जा सकते कि इनमें 25 सवालों में हम 20 सवाल सही करके ही आएंगे, अगर आप अपने पढ़ने का तरीका बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं करते हैं। आप साल 6 महीने का करंट एक साथ पढ़ते हैं, चीज़ें उतनी याद नहीं रह जाती हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों के साथ अगर आप जाएंगे तो समस्या होनी है। यानी करंट अफेयर आपको वीकली या आप कह सकते हैं मंथली या मंथ में 2 बार 15 दिन पे जिस तरीके से आप करें उसको रेगुलर लेके चलना है, और रिवीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आए तो कुछ सीन ऐसे ही है कि हिस्ट्री में अगर किसी का कोर पोर्शन, मान लीजिए कि आपने कोई 4 कोर पोर्शन चुन लिए हैं, और ये जो कोर 4 है आपके, इनमें एक आपने हिस्ट्री चुन लिया है कि हम हिस्ट्री से कर देंगे, एक आपने इसमें साइंस चुन लिया है, एक आपने यहाँ पर पॉलिटी चुन लिया है, एक आपने कहा है कि हम यहाँ पर इकोनॉमी की कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। तो पहले क्या होता था कि इतने से ही हो जाता था, क्योंकि हिस्ट्री से आपको मिल गए 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से मिल गए 8 क्वेश्चन, साइंस से मिल गए 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से मिल गए 12 क्वेश्चन, तो 28 और 12 40 और 15 55 ये हो गए। करंट अफेयर तो सबको पढ़ना ही है, 25 ये, तो आपने कहा कि ये 55 और ये 25 करके 80 हम पहुंच रहे हैं, बाकी कुछ कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें चैलेंज काफ़ी अच्छे स्तर तक का दिया जा रहा है। पहले आपकी हिस्ट्री है तो आप दावा कर सकते थे कि आप 20 में से 18 करेंगे, 17 करेंगे, लेकिन अब वो घट के 10 भी आ सकता है क्वेश्चन के स्तर को देखते हुए, ऐसा कहा जा सकता है। आप किसी भी विषय में दावा नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में परिवर्तन ये करना है कि कोर 4 तो आपको चुनना ही है प्लस करंट अफेयर, लेकिन हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, क्योंकि जो आपके कोर पोर्शन है वो आपको धोखा दे सकते हैं। वहाँ पर आप जो दम्भ भरते थे वो दम्भ भरने की दशा अब नहीं रह गई है, वो दम्भ भरने का समय समाप्त हो चुका है। आप समझ लीजिए कि करंट में लोग कहते थे कि हम करंट अगर 1 महीने पढ़ लेंगे परीक्षा से पूर्व तो 30 प्रश्नों में हम किसी भी गिरी दशा में 25 से 26 सवाल बनाकर आएंगे। लेकिन वर्तमान समय में करंट अफेयर का जो स्तर आयोग ने निर्धारित किया है उसमें आप आधे सवाल भी सही नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए अगर उस स्तर का नहीं पढ़ रहे हैं। और जीएस में भी जो स्तर इनका अब जा रहा है, जीएस के उस स्तर को अगर आप देखें तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो उनके हर तरीके के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं वो ये कर लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो ये कर लेंगे। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो उसके पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब क्वेश्चन उसके सामने रखे जाते हैं तो वो समझ विकसित होती है, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग उनके पास होती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ही सामान्य तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है। और एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ स्तरीय जो किताबें हैं, स्तरीय बुक्स जो हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट जिससे आपका क्लियर हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है कि केवल फैक्टोपीडिया लेके आप ना जाएं, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, अवधारणात्मक समझ आपकी होनी चाहिए, है ना, अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित होनी चाहिए। और अगर ये अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित है तो आप आजकल के प्रश्नों का जवाब दे देंगे। बाकी साथ में फैक्ट तो कुछ ना कुछ याद आपको करने ही है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो और कुछ फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, यानी कि तथ्यों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तथ्यों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और अगर ये 2 चीज़ें आपको साथ साथ में चाहिए तो इसके लिए सबसे बेटर क्या है, एनसीईआरटी।
अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का इतना टाइम कहाँ है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो इसका जिस्ट आप देखिए, इसकी क्लासेस आप देखिए, आप जो लेक्चर जो कहीं से भी पढ़ते हैं वहाँ आप देखिए कि क्या एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है। बहुत सारी इस तरह की किताबें होती हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं दिए जाते हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और जब ये ट्रेंड एनालिसिस आपने देखा तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा समझना क्या है, यहाँ समझना ये है कि इस तरीके से पेपर कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, कि केमिस्ट्री हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो और आपने सोचा हो 5 सवाल तो आएंगे, यहाँ 0 हो गया। आपने सोचा हो कि इकोलॉजी मेरा बहुत तैयार है, किसी साल 7-8 सवाल आए थे, 10 सवाल आए थे, तो इस बार एक ही आया। तो इस अप्स डाउन में आपके हाथ में केवल एक चीज़ है कि सब कुछ पढ़ के रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़िए ना। जहाँ पे अच्छा कर सकिए सबसे अच्छा करिए, बेहतर करिए, जहाँ पे कम कर सकिए तो वहाँ पे कम बेहतर करिए, कम करिए, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है। और अगर आपने इसको छोड़ दिया कोई भी सब्जेक्ट, है ना, अब छोड़ के काम नहीं चलने वाला है। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि उसी से संख्या अगर बढ़ गई प्रश्नों की तो समस्या हो जाएगी। और पुराने प्रश्नों को देखते रहिए, कोई दो राय नहीं। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आपका पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस से काम होने वाला है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक फैसला लिया कि 100 दिन में आपका प्रैक्टिस भी कराएं। आपको 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ में पूरा सिलेबस भी एक बार कंसेप्चुअल फैक्चुअल जो भी चीज़ें हैं उनको आपको बताएं। पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करें ही, साथ में करंट अफेयर जो आपका है उसको साथ साथ में लेके चलें। वीकली आपको उसका वीडियो और पीडीएफ देते रहें। और इन तरीकों से लगभग 3.5 घंटे, 3.5 से 4 घंटे, 4 घंटे से ऊपर इस एक दिन में क्लास चले आपकी लगभग 4 घंटे। और हम लगभग 100 दिनों में इस तरीके से लगभग 350-400 घंटों की क्लास करके, कुछ आपकी लाइव क्लासेस, कुछ अपलोडेड क्लासेस, इनके माध्यम से पूरा डाउट क्लियर करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया है जिसमें आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो या फिर आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी पढ़िए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, रिवाइज करिए, लेकिन बंद के समय बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम का कैलेंडर आएगा, उसमें लगभग टेंटेटिव डेट में आपको बता रहा हूँ अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप ये कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ के अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को मुमकिन कर सकते हैं। मुमकिन बैच भी इसका नाम भी हमने रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें हम हिंदी जीएस दोनों को कवर कराएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, अब हिंदी में भी अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। केवल विलोम और पर्यायवाची वर्तनी शुद्धि रट के काम नहीं चलेगा। शुद्ध कैसे किया जाता है, दोष पूछ लिया तो, विलोम कठिन पूछ लिया तो इस तरीके से हम इसमें साथ साथ कठिन प्रश्नों को भी करते चलेंगे, और जो पढ़ते रहते हैं सरल प्रश्नों को तो करना ही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उनसे भी बनती है। तो ये सारे काम आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो हमारी जो बात शुरू हुई थी कि पढ़ें कहाँ से, ये भी बात हमने की कि ये आपको कुछ स्तरीय जो स्रोत है उसमें कुछ स्तरीय किताबों को पढ़ना है, और या फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। हमारी बात हुई थी कि रणनीति क्या होनी चाहिए, तो हमने कहा आप सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और क्या कहाँ से पूछा जाता है ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ये निश्चित होता है अगर, हिंदी की तरह नहीं है। हिंदी के साथ ये है ऐसा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर सीधा एक बैच में हमारे मिल जाते हैं मुमकिन में। ये सब काम हम करें, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें आप समय बचाइए। आपका काम है पढ़ना, और इसके एवज में कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं लग रहा है। अगर इसी बार पढ़ के एग्ज़ाम आप पास कर जाएं तो 1000-2000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी फीस वापस ही नहीं करेंगे, आपको इससे बड़े कोर्स में फ्री में एडमिशन देंगे, मेन एग्ज़ाम में फ्री में एडमिशन देंगे। लिखा हुआ है, लिख कर दे रहे हैं। आप पास करिए इस एग्ज़ाम को, फ्री में मेंस कराएंगे और इसको इससे अच्छा कराएंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में उलझे ना, तैयारी साथ में करें, तो हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, अपने दम पे करना चाहते हैं, तो आप अपने मन से करिए, उसमें भी हम आपका साथ देंगे। वीडियोस तो आते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई हम कराते रहेंगे। ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके वहाँ से भी मुमकिन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।